न्यूयॉर्क के पास एक शांत सा टाउन है, एमिटिवल। लॉन्ग आइसलैंड, क्लीन रूल्स, नॉर्मल पड़ोसी, बच्चे खेलते हुए, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ। और उन्हीं सब के बीच एक बड़ा सा सुंदर घर, 112 ओशियन एवेन्यू। घर देखकर लगता है सपनों का घर है, लेकिन इस घर का पास्ट इतना डार्क है कि इसे अमेरिका का सबसे फेमस हॉरर हाउसेस में से एक माना जाता है। और जो इंसिडेंट हुआ इस घर में, उसके सिर्फ एक साल बाद 1975 में यह घर सस्ते दाम में जॉर्ज और कैथी लुईस फैमिली को मिल जाता है, जो अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट होते हैं। उनको पता होता है कि पहले यहाँ मर्डर्स हो चुके हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि घर इतना सुंदर है, स्विमिंग पूल भी है और बाकी के घरों के कंपैरिजन में बहुत कम थी और ज़्यादा फैसिलिटी भी थी। तो उन्होंने सोचा कि जो हुआ वो पास्ट है, हम एक नई शुरुआत करेंगे। फिर वो वहाँ रहने लगे। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। जॉर्ज और कैथी का एग्जैक्ट 3:15 में आँख खुल जाती है, बिना किसी रीज़न के। और उसे इतनी ठंड लगती है कि हीटर फुल होने के बाद भी वह कांपते रहते हैं। बच्चे बोलते हैं कि उनके कमरे में चीज़ें अपने आप हिल रही हैं, बेड ऊपर नीचे बाउंस हो रहे हैं। और छोटी बच्ची मिसी एक इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताती है, जिसका नाम जूडी है। लेकिन जूडी कोई नॉर्मल इमेजिनरी फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि जॉर्ज और कैथी दोनों ने खिड़की के बाहर एक लाल चमकती आंखें देखी, जैसे कोई बड़ा सा जानवर घर के देख रहा हो। एक दिन कैथी देखती है कि घर के दीवारों से हरा या लाल चिपचिपा लिक्विड टपक रहा है, बिल्कुल ब्लड जैसा। लेकिन जब वो जॉर्ज को बुलाती है तो सब गायब। फिर जॉर्ज का बिहेवियर धीरे धीरे एग्रेसिव होता जाता है। वो बच्चों पर चिल्लाता है, कैथी से लड़ता है और बेसमेंट में घंटों बैठा रहता है, जबकि वो जगह बहुत गंदी होती है और एक अजीब सी स्मेल भी आती है, जैसे कोई लाश हो वहाँ पे। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो लूज फैमिली घर को ब्लेस करवाने के लिए एक प्रिस्ट को बुलाती है। जैसे ही प्रिस्ट सेकंड फ्लोर के एक कमरे में हॉली वाटर छिड़कता है, उसे एक भारी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है, गेट आउट। उसके कुछ ही दिन बाद प्रिस्ट के हाथ पर छाले पड़ जाते हैं और उसे तेज बुखार हो जाता है। वो लूज फैमिली को फ़ोन करके वार्निंग भी देता है कि उस कमरे का यूज़ ना करें, लेकिन फ़ोन लाइन बीच में ही कट जाती है। इसके बाद घर में चीज़ें और तेज़ी से बिगड़ती चली जाती हैं। चाकू अपने आप गिरना, टॉयज़ में हवा में उड़ना, बच्चों के बेड से ऊपर उठना और जॉर्ज को हर रात 3:15 में बिना वजह उठना, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और सिर्फ 28 दिन के अंदर अंदर लूज फैमिली बिना फर्नीचर, बिना कपड़ों के, बिना किसी सामान के, बस जान बचाकर घर छोड़कर भाग जाती है। और बाद में बोलते हैं कि जो चीज़ उन्हें वहाँ से भागने पर मजबूर कर रही थी, वो उनको मारने ही वाली थी। और अगर तुम्हें ऐसी रियल हॉरर केसेस पसंद हैं, जो मूवी से ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब हम इस घर का पूरा सच शुरू से समझेंगे। चलिए जानते हैं एमिटिवल हॉरर हाउस का पूरा केस। इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब डिफ्यू फैमिली, रोनाल्ड डिफ्यू SR, उसकी वाइफ लुईस और उनके 5 बच्चे इस घर में शिफ्ट होते हैं। टोटल 7 मेंबर्स होते हैं फैमिली में। फैमिली बाहर से बिल्कुल नॉर्मल और वेल सेटल दिखती है। फादर का एक कार डीलरशिप बिजनेस चलता है, जिसमें उनका सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डिफ्यू JR, जिसे लोग
बुच भी बोलते थे। वो कभी कभी काम करता था अपने फादर के बिजनेस में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। रोनाल्ड जेआर का नेचर एग्रेसिव था। वो ड्रग्स और अल्कोहल का हैवी यूज़ करता था और उसका अपने फादर के साथ रिलेशन बहुत ख़राब थे। पैसे, कंट्रोल और रिस्पेक्ट को लेकर रोज़ झगड़े होते थे। नेबर्स कहते थे कि घर का माहौल धीरे धीरे टॉक्सिक होता जा रहा था। फिर आती है 13 नवंबर 1974 की रात। रात के लगभग 3 से 3:30 बज रहे थे। पूरा डिफ्यू परिवार अपने बेड पर खून से लथपथ गोली लगी हुई हालत में मिलता है। माँ, बाप और 4 छोटे बच्चे। और मारा किसने? उन्हीं के सबसे बड़े बेटे ने। एक एक करके। लेकिन किसी ने चीखें नहीं सुनी, किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। पड़ोसियों ने एक भी गन शॉट नहीं सुना, जबकि 35 कैलिबर राइफल यूज हुई थी। मर्डर के बाद रोनाल्ड डिफ्यू जेआर घर छोड़कर हेनरी बार चला जाता है। वहाँ ड्रिंक्स करता है, लोगों से बातें करता है और बाद में अचानक पैनिक ड्रामा शुरू करता है। चिल्लाता है, किसी ने मेरी फैमिली को मार दिया। पुलिस उसके साथ घर पहुंचती है और बॉडीज देखती है। शुरू में वो खुद को विक्टिम दिखाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सारे सबूत उसी की तरफ जाते हैं। गन उसी के रूम में थी जब मर्डर हुआ, उस समय वो घर में मौजूद था और कहानी बार बार बदल रहा था। कोर्ट में रोनाल्ड जेआर कई बार अलग अलग स्टेटमेंट देता था। कभी बोलता था कि उसकी बहन ने मर्डर किया, कहीं बोलता है उसकी माँ ने मर्डर किया, कहीं बोलता है उसे आवाज़ें सुनाई देती थी जो उसे ऑर्डर देती थी। लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को रिजेक्ट करता है और 6 काउंट्स ऑफ सेकेंड डिग्री मर्डर में उम्र कैद दे दी जाती है। घर सालों तक खाली रहता है। लोग इसे डरने लगते हैं और फिर लूज फैमिली का चैप्टर शुरू होता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। लेकिन लूज फैमिली के भागने के बाद मीडिया इस केस पर टूट पड़ती है। बुक्स लिखी जाती हैं। सबसे फेमस बुक दी एमिटेबल हॉरर पब्लिश होती है। लूज फैमिली ने पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट भी दिया, जिसमें एग्जामिनर ने बोला कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ इंसान का स्ट्रेस और बिलीफ को मेजर करता है, ये पैरानॉर्मल का प्रूव नहीं होता। 1979 से लेकर आज तक 50 से ज़्यादा मूवीज़ एमिटेबल के नाम पर बन चुकी हैं, लेकिन सच यह है कि सिर्फ 2-3 मूवी ही रियल केस के करीब आती हैं, बाकी सिर्फ नाम का यूज़ करती हैं। 2005 की मूवी ने कहानी को और ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया। घर को जंगल के बीच दिखा दिया, जबकि रियलिटी में यह एक नॉर्मल सा कॉलोनी में है। फिक्शनल कैरेक्टर ऐड कर दिए, यहाँ तक कि जॉर्ज लूज खुद इतना गुस्सा हो गया कि उसने फिल्म मेकर्स पर केस कर दिया, क्योंकि मूवी में उसे अपनी फैमिली के लिए कॉफिन्स बनाते और डॉग को मारते हुए दिखाया गया, जो रियल में कभी हुआ ही नहीं। 2013 की डॉक्यूमेंट्री माई एमिटेबल हॉरर में डेनाइल लूज बोलता है कि उसके हिसाब से जॉर्ज और वो खुद पोजेस्ड थे और जॉर्ज को अकल्ट चीज़ों में इंटरेस्ट था, जो इन सब की शुरुआत हो सकती है। जबकि स्केप्टिक्स मानते हैं यह सब साइकोलॉजिकल प्रेशर और ट्रॉमा और पैशन के लिए एग्जीग्रेशन था। और सबसे आखिरी बात, रोनाल्ड डिफ्यू जेआर का क्या हुआ? वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में रहा और 2021 में 69 साल की एज में पेरिसन कस्टडी में ही उसकी डेथ हो गई। कॉज ऑफ डेथ पब्लिक नहीं किया गया। आज भी 112 ओशियन एवेन्यू एक नॉर्मल फैमिली हाउस है, म्यूज़ियम नहीं। लोग वहाँ अगल बगल रहते हैं, लेकिन टूरिस्ट आज भी उस स्ट्रीट पर जाते हैं। लेकिन इसी वजह से एड्रेस भी चेंज करना पड़ा। सच क्या है, कोई आज तक 100% प्रूव नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें इतनी अजीब है कि इग्नोर नहीं होती और
कुछ बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर से एक्सप्लेन हो जाती हैं। शायद इसीलिए एमिटिबल हॉरर हाउस सिर्फ एक हॉन्टेड स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा केस है जहां क्राइम, साइकोलॉजी, बिलीफ और फियर सब एक साथ मिक्स हो जाते हैं। और सवाल तुमसे है भाई, अब अगर तुम्हें इतना सुंदर और सस्ता घर मिले लेकिन उसका पास्ट इतना डार्क हो, तो क्या तुम उसमें रह पाओगे? स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।